दी अलायंस चैप्टर 1 शॉर्ट फिल्म को अब तक आप सबने जरूर देख ली होगी, जिसे अधिकतर फैंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और इसकी चर्चाएं हर एक प्लेटफॉर्म्स में लगातार हो रही है। इस बीच मैं बस यही सोच रहा था कि काश कोई ऐसी दोस्त मंडली सामने होती जैसे स्कूल के टाइम पर हुआ करती थी, जब हम लोग कॉमिक्स की हर एक चीज की डिस्कशन घंटों घंटों पैदल चलते चलते किया करते थे। ना तो अब वो दौर रहा और ना ही वो सारे कॉमिक्स प्रेमी दोस्त। बस अब आप ही कुछ यूट्यूब दोस्त हैं जिनसे इस वीडियो के सहारे अपनी कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ। इसलिए द अलायंस शॉर्ट फिल्म का डिटेल ब्रेकडाउन लेकर आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे इस फिल्म से रिलेटेड कुछ हिडन डिटेल्स और एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस शॉर्ट फिल्म को नहीं देखा है, तो एक स्पॉइलर अलर्ट वीडियो शुरू करने से पहले दे देता हूँ, ताकि आप पहले उस फिल्म को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस चैप्टर की शुरुआत कुछ आतंकवादी के कन्वर्सेशन से होती है, जो मुंबई पर 26/11 से भी बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो सीधा सीधा नागराज और डोगा की कॉमिक्स 26/11 का रेफरेंस है। इसी बीच ग्रुप का एक आदमी दोनों आतंकवादियों को सावधान करते हुए डोगा के बारे में बताता है और कुछ स्ट्रीट डॉग्स की भौंकने की गूंज के बीच डोगा की एंट्री होती है, जो बहुत बेहतर हो सकती थी, जैसे अक्सर कॉमिक्स में हुआ करती है, एकदम धांसू अंदाज में। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद डोगा का फुल रिविलेशन होता है और एग्जैक्टली कॉमिक्स से डेडली एंड ब्लडी एक्शन देखने को मिलता है। और उस एंट्री सीन्स वाली शिकायत खत्म हो जाती है यहीं पर। यह डोगा सच में किसी की नहीं सुनता और रहम नाम का शब्द इसके शब्दकोश में दूर दूर तक नहीं है। एक आतंकवादी के पूछने पर डोगा का पहला डायलॉग आता है, मुंबई का बाप डोगा, जो उसी की कॉमिक्स मुंबई का बाप का रेफरेंस है। और सच में इस डायलॉग ने तो समा ही बांध दिया था और उम्मीद बढ़ गई थी मेकर्स के ऊपर कि इस बार तो ये पूरे फुल फॉर्म में है और इनका पीछे मुड़ने का जरा सा भी कोई इरादा नहीं है। इसके बाद एक कूल कैमरा एंगल के साथ डोगा को दिखाना और टाइटल कार्ड का रिवील होना और भी ज्यादा एक्साइट करता है। इसके बाद ध्रुव की एंट्री पहले लात फिर बात वाले डायलॉग से होती है, जो डोगा की खासियत होती है। और दोनों की यही पहली बार मुलाकात होती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सुना जरूर हुआ होता है, जो सीधा सीधा निशाचर कॉमिक्स का रेफरेंस है, जो अगले ही सीन में कार के नंबर प्लेट से भी इसका क्लू मिलता है, जिस कार को आईजी राजन यानी ध्रुव के पिता ने इस मिशन के लिए ध्रुव को दिया होता है। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है कि निशाचर कॉमिक्स के पेज नंबर 59 में ही दोनों की पहली मुलाकात होती है और यही 59 रुपए फिल्म के मेकर्स ने फुल एपिसोड देखने के लिए रखी है। साथ ही संयोग की बात यह भी है कि दोनों की ये मुलाकात एकदम 5 मिनट 59 सेकंड में ही स्क्रीन से हट जाती है और एक नए सीन में विलेन ब्लैक की दमदार झलक के साथ एंट्री होती है। ये विलेन इस फिल्म की नई कहानी की ही तरह नया विलेन कैरेक्टर है, जो मिस किलर के लिए काम करता है। इसने एक साइंटिस्ट डॉक्टर फारूक को एसीएम सीक्रेट लैब से चुराए न्यूरोफ्लास्क के जरिए मेटा ह्यूमंस बनाने का काम सौंपा होता है, जिसके असिस्टेंट के रूप में संजय गुप्ता सर देखने को मिलते हैं। इस बीच एक दो पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जिन पर लिखा होता है, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर और योर लाइफ इज एन ओकेशन राइज टू इट, जो सीधा सीधा आरसीएसजी टीम की इस शॉर्ट फिल्म को बनाने की पहल की ओर संकेत करता है। डॉक्टर फारूक अपनी एक्सपेरिमेंट की कुछ डेमो ब्लैक को दिखाता है, जिससे खुश होकर ब्लैक उस न्यूरोफ्लस को अपनी ब्रीफकेस में रखने को कहता है, जो डॉक्टर फारूक अपने असिस्टेंट को सौंपता है। यहाँ एक बात और है कि ये मेटा ह्यूमन बनाने की एक्सपेरिमेंट के लिए ही मुंबई के ढेर सारे लोग आए दिन लापता हो रहे हैं, जिनमें ध्रुव की कमांडो फोर्स का एक न्यू कैडेट रॉय भी शामिल है, जिसकी तलाश ही ध्रुव को डोगा से मिलवा देता है और दोनों मिलकर ब्लैक के इसी सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां घुसने से पहले एक प्रॉपर स्टेल्थ प्लान के तहत ध्रुव डोगा को कुछ मैग्नेटिक गन जैमर्स देता है, जिन्हें ध्रुव को भी उसकी बहन श्वेता से मिले होते हैं, जिन्हें अगर एक्टिवेट करके दुश्मन की गन्स की तरफ उछाला जाए तो उनकी गन्स जाम हो जाती है, जिसका इस्तेमाल डोगा अगले एक सीन में करता भी है। इस बीच ध्रुव अपने हर काम को बहुत इजीली कॉमिक्स की भांति ही साइंस की मदद से अंजाम देता है, जैसे हैंड प्रिंट और कीबोर्ड के पासवर्ड को आसपास की मौजूद चीजों के उपयोग से ही ब्रेक करना और बिना मारपीट के ही बस अपने स्टार ब्लेड के इलेक्ट्रिक शॉक से ही दुश्मनों को चित करना। वहीं डोगा को गार्ड्स के गन्स को देखकर उनकी एजेंसी का पता लगाना भी
डोगा की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। दोनों कुछ देर बाद दो नए मेटा ह्यूमन से सामना करने के बाद एक फेसियल रिकॉग्नाइजेशन डोर के पास पहुंचते हैं, जिसको फिर एक तीसरी बार ध्रुव अपने अंदाज में क्रैक करने की युक्ति लगा ही रहा होता है कि डोगा पास के एक गार्ड जिस पर उसने अभी अभी गोली चलाई थी, जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है, उसे ही उठा कर लाता है और उसी के चेहरे से स्क्रीन पर दे मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों अंदर घुसते हैं तो दोनों को एक डायलॉग सुनाई देता है जो कुछ इस तरह से है, फना होना था क्या मुश्किल, मगर है बात इतनी सी, अभी मिट्टी को मेरी वतन का कुछ काम आना है। जो किसी और के नहीं बल्कि देशभक्त तिरंगा के संवाद हैं। कुछ ऐसे ही डायलॉग्स तिरंगा के शुरुआती दौर के कॉमिक्स के पहले पन्नों के ठीक ऊपर हुआ करती थी, जो बहुत अच्छे अच्छे संवाद हुआ करते थे, जिनको हम अक्सर स्कूल के दिनों में इंडिपेंडेंस डे और ड्रामा में हमेशा यूज किया करते थे। यहाँ तिरंगा को जख्मी हालात में एक कुर्सी से बंधा देख ध्रुव और डोगा हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसे रिहा करते हैं, और तिरंगा इस हालात से निजात पाने के लिए तुरंत अपने बेल्ट की बॉक्स से एक पेन किलर इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट करता है और तुरंत खड़ा होता है और एकदम स्टाइलिश अंदाज में अपने अशोक स्तंभ दंड को भी उठाता है। उसके बाद तीनों वहां से बाहर निकलते हैं और निकलते वक्त ही ध्रुव वहां पर चल रहे सारी एक्टिविटीज के बारे में तिरंगा से पूछता है, तो तिरंगा इस पर बताता है कि 2 महीने पहले ब्लैक और उसकी गैंग ने एसीएम की हाई सिक्योरिटी लैब से न्यूरोफ्लक्स नाम के एक सब्सटेंस को चुराया था और इसी न्यूरोफ्लक्स की एग्जैक्ट कॉपी वहीं रख दी थी। और इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते तिरंगा वहां पहुंचा, जिसकी भनक ब्लैक को हो गई थी, और अपने गैंग की मदद से तिरंगा को धर दबोचा। यहाँ तिरंगा के पास पुराने किस्म के ढाल नहीं है, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी वाले नैनोटेक वाला शील्ड है, जिसे वो अपने बंद हाथ के बैग को टच करके एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात और सामने आती है कि डोगा और तिरंगा की ये दूसरी मुलाकात रहती है। इससे पहले ये दोनों पीओएम के मिशन में चंदा और विनय यानी शक्ति और परमाणु के साथ एक ही टीम में मौजूद थे। देखा जाए तो ऐसी कोई भी कॉमिक्स अभी तक नहीं आई है जिसमें केवल ये चारों साथ में हो। हाँ, वो अलग बात है कि तिरंगा और डोगा की साथ में केवल 2 ही कॉमिक्स हैं। एक है काला तिरंगा और दूसरी है नरम गरम। और इसके बाद एक धमाकेदार तिरंगा के एक्शन से भरपूर फाइट देखने को मिलता है, जिसमें वो एकदम आई स्पाई और हलाहल पर्व की तरह अपने शील्ड से गोली की बौछार से बचता है और अपने अशोक स्तंभ दंड से जोर से जमीन पर प्रहार करके इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाकर सामने के दुश्मन को मूर्छित कर देता है। इसके साथ साथ ध्रुव उसी लैब में पहुंच जाता है जहां सुपर सोल्जर्स बनाए जा रहे थे, और वहां उसका सामना उसके ही कमांडर फोर्स यानी रॉय के साथ होता है, जो अब तक एक सुपर सोल्जर बन चुका होता है। ध्रुव उसको कुछ चेतावनी देने के बाद आखिर में बेहोश कर देता है और वहां बचे बाकी लापता बेसुध लोगों को उठाने लगता है, जहां तिरंगा और डोगा भी डॉक्टर फारूक को लेकर पहुंच जाते हैं और उस न्यूरोफ्लास को ब्लैक द्वारा ले जाने की बात बताते हैं। अंत में तिरंगा ये भी कहता है कि अब सबको इन्फॉर्म करना होगा, यानी बाकी सारे सुपर हीरोज को, जिसमें परमाणु और शक्ति तो डेफिनेटली आने वाले हैं। ये तो आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा कि वो बाकी सब कौन है। इस सीन के बाद ब्लैक की कार को एक रहस्यमय इंसान, ओह सॉरी प्रेत, अरे नहीं 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 नहीं, एक और सुपर हीरो यानी एंथोनी गिटार बजाते हुए एकदम नए लुक में सामने आता है। यहाँ ब्लैक की कार के नंबर प्लेट पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि ये एंथोनी की पहली कॉमिक्स कांव कांव की एक अच्छी सी रेफरेंस है, जिसमें एंथोनी एक म्यूजिशियन रहता है। यहाँ एंथोनी गीता का एक श्लोक बताते बताते ब्लैक की ओर आगे बढ़ता है और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब एंथोनी भी अगले चैप्टर्स में जरूर दिखने वाला है। इसके अंत में एक एंड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें डॉक्टर फारूक का असिस्टेंट यानी संजय गुप्ता सर को दिखाया जाता है, जो उस न्यूरोफ्लक्स के ब्रीफ केस को खोलता है, जिससे वो धोखे से ब्लैक के ब्रीफ केस से बदल देता है और अपने नकली फेस मास्क को हटाते हुए अपने असली रूप में आ जाता है, जो होता है प्रोफेसर नागमणि का, जिसने आधे मृत नागराज को जिंदा और बड़ा किया होता है। इसके इस लैब में कांच के जार में ढेर सारे सांप भी मौजूद होते हैं, जिस पर वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहता है। प्रोफेसर नागमणि को उस न्यूरोफ्लक्स के बारे में डॉक्टर फारूक और ब्लैक से कहीं ज्यादा जानकारी है, इसलिए वो उससे अब सुपर सोल्जर ना बनाकर एक ऐसी ताकत को जगाना चाहता है जो बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है
और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाती है और ढेर सारे सवालों और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ हम सबको इसके अगले एपिसोड यानी चैप्टर का वेट करवाने पर मजबूर कर देती है। यह तो पक्का है कि आने वाले चैप्टर्स में अन्य सुपर हीरोज के साथ साथ नागराज की एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि इसी एक चैप्टर में नागराज के दो दुश्मन यानी मिस्किलर और नागमणि का जिक्र हुआ है, जिनको रोकने के लिए ध्रुव, डोगा, तिरंगा, परमाणु, शक्ति, चंडिका और एंथोनी को नागराज की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो ये रहा दोस्तों मेरा ब्रेकडाउन, जिसमें जरूर कुछ कमियां और खामियां तो होंगी ही, जो अगर मिल जाए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।